डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रही है कि 2018 जैसा अगर इंतखाब लड़का आना चाहते हैं तो नहीं आने देंगे, जबकि नून लीग की तरफ से इस बात के इशारे आ रहे हैं कि इक़्तिदार में आएंगे, बल्कि एहतसाब चाहते हैं, सिर्फ इक़्तिदार नहीं चाहते। देखें जी, आज ठीक 2 माह के बाद इंशाल्लाह इस वक्त 8 तारीख गुजरी और इंतखाबी नताइज जो हैं वो आ गए और किस जमात ने अक्सरियत हासिल की है उसका ऐलान भी हो गया 9 तारीख तक। और मेरे ख़्याल से एक आध दिन में सदर आरिफ अलवी जो हैं वो अक्सरियती पार्टी को ये कहने जा रहे हैं कि आप जो हैं वो हुकूमत बनाएं और हुकूमत बनाएं, और अगर आपके पास सादा अक्सरियत है तो वो साबित करें, और अगर सादा अक्सरियत नहीं है, इत्तेहादियों की ज़रूरत है तो इत्तेहादियों को साथ लें, लेकिन जो अक्सरियती जमात है वो, यानी 2 महीने बाद एक नई हुकूमत पाकिस्तान में आ चुकी होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। इस दौरान बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, इतना कुछ होना है कि शायद मेरा ख्याल है, जो मैं एक गुमान कर रहा हूँ वो ये है कि इस दौरान एक बड़ी अफरा तफरी और हड़बूंग जो कि आलमी सतह पे, देखें ये जो लफ्ज़ है ना केओस, अब मुझे नहीं पता कि इसका उर्दू में इसका हिजान कहेंगे या इसको अफरा तफरी कहेंगे। ये बहुत बड़ी एक ग्लोबल स्केल पे एक अफरा तफरी और केओस है इस वक्त, और ये हो ही नहीं सकता कि उसके असरात पाकिस्तान पे ना हो, और पाकिस्तान पे उसके असरात जो हैं वो ज़्यादा, इसलिए मैं उसके इम्कानात दायर कर रहा हूँ। देखें, कल एक और इलेक्शन हो रहा है, अभी मैं ये अज़ा की बात करता हूँ, कल एक और इलेक्शन हो रहा है, कल और परसों 2 दिन वो इलेक्शन जारी रहेगा, और वो हो रहा है मिस्र में, और वो मिस्र में जनरल रिटायर्ड अब्दुल फतह सीसी का इलेक्शन है, और जनरल सीसी जो हैं वो 2014 और फिर 2019 के बाद जो है वो ये अपनी अगली टर्म में इलेक्शंस में जा रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार उनके सामने खड़े हैं मुख्तलिफ जमातों के, लेकिन उनकी कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पोजीशन है उनकी कि वो बहुत ज़्यादा, इससे पहले जो 2 इलेक्शंस हुए थे उसमें 97%, 97% वोट्स लिए थे जनरल सीसी ने। सही। तो ये जो इलेक्शंस हैं, मेरा ख्याल है इसमें जनरल सीसी जो हैं ये कामयाब होंगे भारी अक्सरियत से। 97% थे 2 पिछले इंतखाबात में। और एक बात इन्होंने और जो मिस्र में हुई है कि मिस्र के आइन में एक तरमीम के ज़रिए जो सदर की मुद्दत सदारत है वो 4 के बजाय 6 साल हो गई है। तो अब जनरल सीसी जब इलेक्ट होंगे तो वो अगले 6 साल के लिए इलेक्ट होंगे। सही। ठीक है, तो हमारी तरफ से पेशगी मुबारकबाद, जैसे हम मियाँ साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसी तरह से हम उधर, वो तो खैर परसों ही आ जाएगा नतीजा। प्रेसिडेंट पुतिन ने मुबारकबाद पहले दे दी है, कई लोगों ने पहले दे दी है, उनको तो हम भी दे देते हैं, हम मियाँ साहब को भी दे रहे हैं। मियाँ साहब जो है हुकूमत साजी कर रहे होंगे, और सादा अक्सरियत तो नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि 2/3 की तरफ शायद उनके जहन में है, जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं। वजारतें वगैरह भी उन्होंने देखभाल शुरू कर दी है खामोशी से, और जो निगरान हुकूमत के कुछ अरकान हैं उनसे भी रब्ते में कि भाई ऐसा है कि आप अगर हुकूमत में नहीं भी आते तो, और भी तो है ना बहुत सारे मामले, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे केयर टेकर कैबिनेट के लोग इलेक्शन में हिस्सा ना भी लें तो उसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, कोई मुशीर बन जाता है, कोई पीसीबी संभाल लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आप इलेक्शन में ही लड़के सेनेट में ही आए, और उसमें तो बेशुमार जगह हैं। तो इसमें जो है ये हुकूमत साजी जो है ये तो सब बनती है। और पीपल्स पार्टी का ये कहना कि भाई वो नवाज़ शरीफ साहब को, अब मैं कल सुन रहा था मुराद अली शाह साहब को, उन्होंने कहा कि जी अब ये नैब और नवाज़ शरीफ साहब का गठजोड़ हो गया है, और पहले इस तरह से था। वो नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना है कि जी पहले मेरी हुकूमतें ख़त्म क्यों की गई, इसका हिसाब किताब दिया जाए, वो अब वो बात कर रहे हैं।
तो ये अभी इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो उनका रगड़ा लग रहा है और आने वाले दिनों में मजीद लगेगा, ठीक है। सही। और वो ये इसमें मैं पहले दिन से जो बात कह रहा हूँ, मैं अभी तक उसमें कायम हूँ। ये तोशा खाना पे नाअहली हो गई और ये, और उसके बाद दूसरा वो जो ये अलकादिर ट्रस्ट वाला भी इनको क्लियर करना चाहिए ये कि क्या है ये मामला। देखिए जो 9 मई है वो एक बहुत संगीन मामला है, और 9 मई के ऊपर जो है वो किस तरह से ये आईनी और कानूनी तौर पे इनकी टीम किस तरह से निकालती है अपने आप को, ये आने वाले दिनों में देखना है। बहरहाल इलेक्शंस तो मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, पावर गेम है। अब इसमें जो है वो कौन कहाँ पे किधर जाता है, क्या होता है, तो ये अभी बस हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और उसमें यह है कि उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मतलब काफ़ी कुछ होगा। अभी कंपेन चलेगी, तलखी बढ़ेगी, सब बंदियाँ होंगी, कैसे होगा क्या, तो ये बयानात आने शुरू हो गए हैं। खुश आइंद है वैसे, लग रहा है कि इलेक्शन मतलब है कि एक माहौल तो बन रहा है ना इलेक्शंस का। अच्छा इसमें जो, तो जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे तो बात करते रहेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये एक ग्लोबल आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी अफरा तफरी के दौरान अगला साल शुरू होने जा रहा है। और कल जो है ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने और उसके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने 100 मुल्कों के साथ 100 ममालिक, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा में देखें तो 193 ममालिक में से 100 ममालिक के साथ बैठ के वो करारदाद की ड्राफ्टिंग हुई। और यूएई ने वो करारदाद पेश की, और उस करारदाद को पेश करने से पहले तमाम सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं उनका दौरा किया। सऊदी अरब के वली अहद और जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, और उसके बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा, और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा, और उसमें मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, और बाद में उसमें जो है वो तुर्क भी शामिल हो गए, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल। सारे लोगों ने, चाइना और रशिया, और हमें पता है उसके बाद फिर वो बरतानिया गए, फिर उसके बाद वो फ्रांस गए, यानी 4 मुल्कों में चले गए। एक मुल्क में वो उन्होंने आखिर में जाना था, यानी अमेरिका, जो कि जहाँ पर ये सारा तमाशा हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का। और वहाँ पर ही करारदाद जब पेश हुई तो पहले तो इसकी वोटिंग जो है वो नहीं इसमें हो सकी, उसमें ताख़ीर हो गई। कई घंटों के बाद जो वोटिंग हुई, तो मैंने आपसे कहा ना कि 15 अरकान हैं इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के, जिसमें से 5 तो मुस्तकिल हैं। ये 5 वो मुस्तकिल अरकान हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह हासिल की थी, यानी बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चाइना। अच्छा, चाइना ने ज़ाहिर है कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिरे थे, और जापान उसके बाद जो है वो तबाह हो गया था, लेकिन फिर तेज़ी से खड़ा हुआ। तो चाइना है, उसमें रशिया सोवियत यूनियन उस वक्त अमेरिका के साथ था। दूसरी जंग अज़ीम में आप देखें ना, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो ये ऑर्डर बना है, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सारा जो एक ऑर्डर जो गिर रहा है अब, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका एक साथ थे, सोवियत यूनियन बरतानिया एक साथ था। कल हमने बात की कि भाई वो ईरान को तकसीम कर लिया था, देखो तो सरजंग तो बाद में शुरू हुई, 1 आध साल लगा उसमें। लेकिन यह है कि ये 5 जो फ़ातहीन थे दूसरी जंग अज़ीम के, ये मुस्तकिल अरकान बन गए, और इनमें से हर और जो बाकी 10 हैं वो घूमते रहते हैं, यानी वो रोटेशन पे होते हैं। उसमें कभी इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, कभी कोई नेपाल आ जाता है, कभी कोई वो अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाती हैं, लेकिन इनको वो वीटो का इख्तियार नहीं है। तो कल ये हुआ कि जब इस पे करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई, तो 15 में से 13 ने हमायत की कि फौरी तौर पे इसराइली जाहिरियत बंद की जाए, मुकम्मल सीज़ फायर किया जाए और इसराइली जाहिरियत को बंद किया जाए। 15 में से 13। एक रुकन जो है वो गायब हो गया, एब्सटेन किया। एब्सटेन करने के ऊपर उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि आपने एब्सटेन क्यों किया, यानी ना आप इधर हैं ना आप उधर हैं। एब्सटेन करने का मतलब ये होता है कि जो हो रहा है बस होने दो, ठीक है। और वो बरतानिया एब्सटेन कर गया।
यानी बरतानिया ने ना इसकी, अच्छा रशिया, यानी अब ये देखें कि 10 के 10 जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं, 10 के 10 जो हैं वो उन्होंने इस जाहिरियत की मुखालफत में और जंग बंदी के लिए वोट डाला। यह है सलामती कौंसिल। इससे पहले जनरल असेंबली जो है, पूरी जनरल असेंबली 193, वो कई करारदादें पेश कर चुकी है। ये करारदाद जो है ये कौमी सलामती, सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल में, ये कौमी सलामती के इजलास में, और अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। अमेरिका ने कहा नई जंग बंदी नहीं होगी और इसराइल अपना काम करता रहेगा। उसके बाद जो है वो जाहिर है कि अब तमाम दुनिया जो है वो एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, और उसके बाद शदीद रद्दमल आया। मुख्तलिफ जो वज़राए ख़ारजा वहाँ मौजूद थे, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो करारदाद पेश की थी, और तुर्की के मंदूब, पाकिस्तान का आज आपने देखा रिएक्शन, बाकी दुनिया, मैंने आपसे कहा ना पूरा ग्लोबल साउथ जो है, यानी 10 गैर मुस्तकिल अरब, यानी 15 में से 13 ने कहा कि जाहिरियत बंद ख़त्म करें। अमेरिका ने वीटो कर दिया। उसके बाद जो है वो जैसे ही ये खबर आई कि वीटो हो गया है, आपने देखा होगा अचानक, जो मैं कह रहा था कि ज़मीनी जंग शुरू हो गई है, तो ज़मीनी जंग शुरू होने के बाद बमबारी, बॉम्बिंग ख़त्म हो गई है। मैंने ये बात की थी क्योंकि इसराइल की फ़ौज अंदर मौजूद है, तो उसके नतीजे में अगर वो बॉम्बिंग करेंगे तो बॉम्बिंग के नतीजे में तो उनके अपने फ़ौजी भी उसमें वो भी मारे जा सकते हैं। तो ज़मीनी हमला जब से शुरू हुआ तो उसके बाद ही हुआ कि पहले तो बिल्कुल ये, अच्छा इसको आप किसी तरह से यानी ये वो तरीका है जैसे कारपेट बॉम्बिंग हुई थी कि जी पहले स्मूथ कर दें अफगानिस्तान को, फिर वो फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज एंटर हुई, तो ये एक होती है स्ट्रेटजी कि पहले पूरी बॉम्बिंग करो, तहस नहस कर दो, जब तबाह हो जाए सारा तो फिर ज़मीनी फ़ौज एंटर होती है ताकि वो, लेकिन लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि ये ज़मीनी जंग ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, अर्बन वॉरफेयर, जो ऑस्टिन लॉयड ने, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट का जो बयान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है कि अर्बन वॉरफेयर जो है ये ऊपर से बैठ के बटन दबा के और कहीं हज़ारों मील दूर से ड्रोन फेंकना वो तो आसान है, लेकिन ज़मीन पे लड़ना जो है, ये अगर आपने देखना है कि ज़मीन पे लड़ाई कितनी रुथलेस और कितनी अहम और कितनी यानी आज की दुनिया में आर्टिलरी की जो है, हम कहते हैं ना, ये इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, साइबर स्पेस और ये जो नए वेपन्स आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी और ये सारा, लेकिन आर्टिलरी की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आप यूक्रेन में देख लें, यूक्रेन में जो जंग है उसमें ये आर्टिलरी की इंपॉर्टेंस आपके सामने आ जाती है ज़मीनी जंगों में। मतलब ये चाइना और इंडिया का मामला हुआ तो इसमें आर्टिलरी जो है, इसमें बॉम्बिंग तो नहीं हुई इतनी, जेट तैयारों की हुई होगी, मेरी जो नॉलेज में वो ये कि इसमें ये पेट्रोलिंग कहाँ पे होनी है, कहाँ पे नहीं होनी। तो ये जो ज़मीनी जंग है, या कभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा खड़ा होता है तो जहाँ फ़ज़ाइया का रोल होता है, जहाँ बहरिया का रोल होता है, तो आर्टिलरी का अपना रोल है, कौन सी कोर कहाँ से मूव करेगी, उधर से क्या होगा। तो आर्टिलरी का रोल आज की दुनिया में, अमेरिकन के नज़दीक शायद आर्टिलरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जजीरा है और वो टैंक्स वगैरह दूसरे मुल्कों में भेज देता है, लेकिन अपने यहाँ तो उनकी कोई ऐसी जंग नहीं हो रही ना कि वो मैक्सिको पे टैंक लेके चढ़ जाए या कनाडा पे टैंक लेके चढ़ जाए। तो अब इशू ये है कि ये जो ज़मीनी लड़ाई जब हुई तो उसके दौरान फिर ये अचानक बॉम्बिंग शुरू हो गई। अब बॉम्बिंग की शुरू हुई इसराइल पे, ये और बहुत तेज़ हो गई। यानी 7 अक्टूबर के बाद जितनी तेज़ी थी इसराइली जाहिरियत में, उतनी ही तेज़ी पिछले 24 घंटों में हो गई। बल्कि जैसे ही अमेरिका ने वीटो किया तो उसके बाद बहुत सख्त वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। अब वो लड़ाई गुरिल्ला वॉरफेयर भी है, यानी दो बदू लड़ाई भी हो रही है और एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं।